अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। आज का सिंपल सादा लेकिन बहुत बड़ा सवाल, क्या हम जंग के दहाने पे खड़े हैं? नाजरीन, जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने आज सुबह वादी नीलम में एक मुसाफिर बस को निशाना बनाकर 10 शहरियों को शहीद कर दिया है और जख्मियों को उठाने के लिए जाने वाली एम्बुलेंस को भी नहीं बख्शा। बादशाह लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग करके पाक फौज के 3 जवानों को भी शहीद कर दिया गया है। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज की कई चौकियां भी तबाह हुई और 7 भारतीय फौजी हलाक हो गए। खित्ते के अमन को रोंदने की ये भारतीय कोशिशें गुज़िश्ता 2 माह से जारी हैं। इफ वी स्पीक ऑनेस्टली 225 लाइन ऑफ कंट्रोल वायलेशंस हो चुकी हैं। थिंग्स सीम टू बी स्पायरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल। लाहे अमल क्या है, इसके ऊपर सर जोड़ के बैठे तो अगला कदम क्या उठाना चाहिए, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ बड़ा एक्सटेंसिव पैनल मौजूद है। इससे पहले खुशामदीद कहूंगी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू द UN मलिहा लोधी साहिबा को। मलिहा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिया साहिबा, फरमाइएगा कि ये हालात तो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, दे स्पाइलिंग आउट ऑफ कंट्रोल। अब आप देख रही हैं कि सिविलियन कम्युनिटीज को भी टारगेट किया जा रहा है। एम्बुलेंसेज जो रेस्क्यू करने जाती हैं उनको भी नहीं बख्शा जा रहा। द कोलैटरल डैमेज सीम्स टू बी इंक्रीजिंग एवरी डे। क्या लाहे अमल है हमारा? देखिए, हमारा यहाँ पर जो अमल है वो है टू रेज दिस इशू हर फोरम पे। सेक्रेटरी जनरल साहब यहाँ यूनाइटेड नेशंस के ने रिपीटेडली स्टेटमेंट दी हैं। रिपीटेडली उन्होंने कहा है कि ये जो एस्केलेशन हो रही है उसको रोकना चाहिए और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है उनका भी हमने यहाँ पर हर फोरम पे कहा है कि नोटिस लें। मेरा अपना ख्याल ये है कि जितना हम कश्मीर पे इसको रेज कर रहे हैं यहाँ यूनाइटेड नेशंस में, जैसे कि आपको मालूम है कि हाल ही में एक रेजोल्यूशन पास हुई सेल्फ डिटर्मिनेशन पे, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो हिंदुस्तान की तरफ से मैं समझती हूँ कि ये जो एस्केलेशन है ये आपने सुना है, ये सही भी है कि इट इज एन एफर्ट टू डाइवर्ट इंटरनेशनल अटेंशन अवे, और सिर्फ कश्मीर से नहीं मगर आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी इज फेसिंग डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स। आपको पता है हाल ही में वहां पर उन्होंने जो डिमोनेटाइज करने की कोशिश की अपने करेंसी को, उस हवाले से भी वो बहुत से डोमेस्टिक इश्यूज से भी तवज्जो हटाना चाह रहे हैं ये एक्शन करके। लेकिन जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम अपनी कैंपेन पे कायम हैं, हम कश्मीर को रेज करते रहेंगे और साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के सीनियर हुकाम, लास्ट वीक हमने लेटर लिखा प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, वो सर्कुलेट हुआ और वो इसी चीज पे था कि जी ये एस्केलेशन जो है। So would you, Maliha Sahiba, would you say that we have effectively launched a diplomatic offensive, so to say? लॉन्च तो नहीं, मेरा ख्याल है काफी अरसे से हम जब प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ आके जनरल असेंबली में खिताब किया और उसके बाद जो हमारा रिस्पांस किया इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के स्पीच पे, आपको मालूम ही है, उस पे जब हमने जवाब दिया तो उसके बाद से ये एस्केलेशन जो है ये मैं समझ रही हूँ बढ़ रही है। बिकॉज हिंदुस्तान को ये नजर भी आ रहा है कि इंटरनेशनली कश्मीर का जो इशू है इट इज गेटिंग मोर अटेंशन एंड आई वुड से मोर ट्रैक्शन। ओके, लेकिन ये आपका कहना सही है मेहर कि इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है वो बहुत ही एक संगीन खतरा है खित्ते की इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और इसी हवाले में मैं अगले चंद घंटों में सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस से फिर से बात करने लगी हूँ और मैं अदर सीनियर हुकाम से भी बात करने लगी हूँ जिनकी जिम्मेदारी है कि जिसको अनमोगिप कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, टू इंश्योर कि जो सीज फायर है 2003 का वो इफेक्टिवली ऑब्जर्व हो। तो ये सारी चीजें हमारी जो कैंपेन का एक हिस्सा है। एंड लास्ट क्वेश्चन मलिया साहिबा, सफारती तौर पे 2 बातें मुझे ये बताइएगा कि वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल में क्यों नहीं मोदी सरकार को लेके जाने का हम सोचते? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हमने मूव क्यों नहीं किया? मेहर, उसमें ये होता है कि वी रिजर्व आवर ऑप्शंस। हम मुख्तलिफ ऑप्शंस को इस वक्त स्टडी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कबल उस वक्त होगा मुझे पहले से ही ये डिक्लेयर करना कि हमारी क्या यहाँ पर और मुख्तलिफ और जगहों पे हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी। मगर एक और चीज मैं आपको कहती जाऊं, वो ये कि हिंदुस्तान की तमाम कोशिशें जो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस रेजिम के तहत उन्होंने की हैं पाकिस्तान को मिलाइन करने के लिए, वो सब मलिया साहिबा ये वक्त नहीं आया आप दोजर का इधर आना, ड्रोन्स का इधर आना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अटैक होना, एम्बुलेंसेस का अटैक होना, इज इट नॉट टाइम येट? जी ऑफ कोर्स, हम तो कह रहे हैं, कब से कह रहे हैं कि क्राइम कश्मीर में भी उनके वॉर क्राइम्स हो रहे हैं। कश्मीर में क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हैं।
मुशर्रफ ज़ैदी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा साथ देंगे भारत से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कदियान, साबिक डेप्यूटी आर्मी चीफ रह चुके हैं भारत के। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, पाकिस्तान में हमारे साथ मौजूद हैं। और मोहसिन शाहनवाज रांझा भी नून लीग का मौक़िफ़ हमें देंगे, द पार्टी विदाउट अ फॉरेन मिनिस्टर। जी ایک تو یہ کہ یہ جو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہے اس کو ہمیں ان حالات کے ساتھ منسلک نہیں کرنا چاہیے. ہارٹ آف ایشیا کانفرنس جو ہے، ہارٹ آف ایشیا جو کانسیپٹ ہے، یہ علامہ اقبال کی شاعری اور ان کی سوچ سے نکلی ہوئی ہے. ہارٹ آف ایشیا جو ٹرم ہے وہ اقبال کی ٹرم ہے، اور ہارٹ آف ایشیا کا جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ ہے افغانستان کی مدد کرنا، افغانستان کے ڈیولپمنٹ کو اور ادھر کے لوگوں کو سپورٹ کرنا. تو کسی صورت کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی موقع ہو، جتنی بھی ناراضگی ہو پاکستان افغانستان کی، پاکستان کو ہارٹ آف ایشیا کی کانفرنس سے کبھی دور نہیں رہنا چاہیے، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں ہو. ہاں، ہندوستان کو منہ توڑ جواب بارڈر پہ اور حکمت کے ساتھ اس معاملے کو بڑھنے سے کے بجائے اس کو کم کرنے کا جو ہے کام ہم نے کرنا ہے. مجھے بڑا اعتماد ہے اپنی فوج پہ اور اپنے جوانوں پہ اور اپنے جرنیلوں پہ. پوائنٹ آف ویو بیکاز اتنی کیجوالٹیز کے بعد، سویلین کیجوالٹیز کے بعد 3 فوجی اور ہمارے شہید ہو چکے ہیں، اینڈ 20 ہمارے سویلینز کاؤنٹ ایگزیکٹلی کاؤنٹ از انکریزنگ، اٹس رائزنگ. ساک سمٹ بوائکاٹ کرا دیتے ہیں پورے خطے کے اندر، ہمیں آئسولیٹ کر دیتا ہے بھارت. آئسولیٹ نہیں کر سکا نا، وہ اس نے کوشش کی، آئسولیٹ کر نہیں سکا. بھارت جو کرے اور جو بھارت میں ہو رہا ہے اور جو بھارت کی کیفیت ہے، دیکھیے بھارت کا بخار ابھی 100 سے 101 پہ جا رہا ہے. ابھی تو اس بخار نے 104 105 106 تک جانا ہے. پھر اللہ میاں شفا دے سب کو. پھر 106 جب بخار ہو جائے گا اور بالکل جو ہے مطلب جس کو کہتے ہیں نا جسم توڑ اور جان لیوا قسم کا گردن تو اس کے بعد بخار کم ہونا شروع ہوگا. علی صاحب مجھے بتائیے کہ ایک کمپلیکس اسٹریٹجی ہے بھارت کے پاس کہ پاکستان کی ریزسٹنس کو ویئر ڈاؤن کرے، اور مودی سرکار از ڈوئنگ اٹ بریلینٹلی ہر سطح پہ. کبھی ایسا موقع نہیں آیا ان تعلقات میں کہ آپ ہر سطح کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں کہ سارے تعلقات بلاکڈ ہیں. سفارتی سطح، ٹریول کو دیکھ لیجئے، آپ سپورٹس کو دیکھ لیجئے، آپ ڈائلاگ کو دیکھ لیجئے، ایوری تھنگ سیمس ٹو بی ایٹ اے ڈیڈ اینڈ رائٹ ناؤ. سو ہماری ریزسٹنس بلاک کرنے میں، ویئر ڈاؤن کرنے میں وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، ہم کتنی وائٹامنز اور منرلز لے کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ٹو ہٹ بیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اسٹریٹجی وسلم وائز، پالیسی وائز علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں ایک جگہ پہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو. آپ وہ کام کریں جو آپ کا دشمن آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا. سب سے پہلے آپ اس کو جج کریں کہ وہ کر کیوں رہا ہے. ایک بات کلیئر ہونی چاہیے، ہندوستان میں نہ دم ہے نہ ہمت ہے کہ وہ لانگ ٹرم کنونشنل وار پہ ہمارے پاس آئے. سوال ہی نہیں پیدا. کنونشنل وار تو ہونی نہیں. ٹھیک ہے، 3 دن 5 دن کی وہ بات کرتے ہیں، 7 دن کی بات کرتے ہیں، اس کی بھی ہمت نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی وارنٹی نہیں ہے. کوئی وارنٹی نہیں ہے کہ یہ پھر نیوکلیر کی طرف نہ چلا جائے. تو جنگ کا تو میں نہیں سمجھتا ہندوستان خطرہ مول لے سکتا ہے. وہ کر کیا رہا ہے؟ وہ جنگ کی فضا بنا رہا ہے، وار مانگرنگ کر رہا ہے، جس پہ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں 3 بڑے مقاصد ہیں. سب سے پہلے مودی جو ہے وہ ہندوتوا تھیولوجی RSS کو آگے لے کے جانے، اس سوچ کو لے کے جانے والا بندہ ہے. اس کو ہندوستان میں الیکشنز جیتنے ہیں، آگے بھی اور موجودہ بھی. ایک بات. دوسرا، کشمیر سے دنیا کی نظریں ہٹا کے اس اسکرمش کی طرف لانی ہے کہ یہ ٹریڈیشنل پاک انڈیا وہ وار چل رہی ہے. اعظم کو اپنے دفاع میں اتنا مصروف رکھا ہوا ہے کہ فورن منسٹر نہیں. تیسرا میری بات سن لیں. تیسرا سی پیک کی وجہ سے ہندوستانیوں کی ماں مر گئی ہے. سی پیک کی وجہ سے، اور وہ سی پیک ان کو ایک آنکھ نہیں باتا. اب مجھے یہ بتائیں، جہاں تک اس آپ کا جو سوال ہے نا بڑا پرٹیننٹ ہے کہ جانا چاہیے کہ نہیں. میں بتاتا ہوں کیوں جانا چاہیے، اور وہاں پہ جا کے پاکستان کا کیس لڑنا چاہیے. وہاں پہ جا کے ہندوستان میں پاکستان کے مشیر خارجہ، وزیر خارجہ تو بدقسمتی سے ہمیں اللہ نصیب نہیں کر رہا اس وقت، مشیر خارجہ کو وہاں پہ کھڑے ہو کے کلبھوشن یادو کا نام لینا چاہیے، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک منٹ میری بات پوری ہو جائے، وہاں پہ کھڑے ہو کے پاکستان کا کیس ایسے لڑیں جس طرح ایک مرد مجاہد کو لڑنا چاہیے. نہیں کر سکتا. آپ کی جانب آؤں گی، آداب عرض کرتی ہوں جنرل قدیان. مجھے بتائیے گا از دیر اینی میتھڈ ٹو دس میڈنس؟ آج دونوں اطراف سے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ ہم جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہیں. ڈپلومیٹک چل اپنی جگہ، بٹ آپ کے لوکل الیکشنز اپنی جگہ. کیا سرکار سوچ رہی ہے آپ کی جناب؟
Good evening, Meher ji, and all your panelists. Unfortunately, I am not able to see you. I can only hear you. देखिए कितना अच्छा होता, हम दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, हम दोनों पड़ोसी मुल्कों के नुमाइंदे हैं, अगर इकट्ठा बैठ के शांति, अमन और खुशहाली की बात करते. लेकिन आजकल हालात ऐसे क्रिएट हो गए हैं कि हम हमेशा बहस की बातें होती हैं. मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो हमारे नजरिए का. अभी आपके वक्ता जो कह रहे थे कि भारत कन्वेंशनल लड़ाई करने की हिम्मत नहीं रखता, इसलिए बॉर्डर एक्टिव. यहाँ भी वो परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में है कि पाकिस्तान कन्वेंशनली शायद भारत से मुकाबला नहीं कर पाएगा, नहीं करना चाहता, इसलिए वो सीज फायर वॉयलेशन करते रहते हैं. हमारे जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से सितंबर से लेकर 110 सीज फायर वॉयलेशन हो गई हैं पाकिस्तान की तरफ से. भारत तो सिर्फ उसका जवाब देता है, इसके तो तारीख भी गवाह है. अभी तक जितनी लड़ाइयां आप लोगों ने, हम भी टिट फॉर टैट कहते हैं, बल्कि अपने हाई कमीशन के स्टाफर्स को हमारे आप ढूंढ के वापस भेजते हैं कि ये वो काम कर रहे हैं, हम आपके ढूंढ के वापस भेज रहे हैं. मगर अगर आप जनरल साहब मुझे इजाजत दीजिए, जिस अमन की आप बात कर रहे हैं, जिस अमन के आप वहां हैं, सर आपका मीडिया तो कह रहा है कि बदला लेना है, आपकी सरकार तो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांधती है कि जब कोई दूसरा मौकफ देने की कोशिश करे, आपके मुल्क में अमन की बैठ के बात करे. क्या आप अपने मुल्क में बैठ के अमन की बात इतने खुल के कर सकते हैं विदाउट गेटिंग अ गद्दारी सर्टिफिकेट और विदाउट बीइंग प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल? हमारा मीडिया मोहतरमा बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. वो मीडिया क्या बात करते हैं, अलग अलग चैनल अलग अलग राय देते हैं, वो उनकी मर्जी है. पूरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंडिया में है, तो वो क्या बोलते हैं इसका मैं आपको जवाब नहीं दे सकता. सरकार की बात आप करिए. मैं ये कह रहा हूं कि फर्क नजरिए का है. जिस तरीके से आप हिंदुस्तान को शक की नजर से देखते हैं, हिंदुस्तानी लोग भी आपको जनरल साहब आप पूछे तो हम क्यों हंस पड़े. मैं इसीलिए कह रहा हूं कि तारीख ये कहती है कि नहीं मैं हम इसलिए हंस पड़े सर बिकॉज जी आप बात दोनों जितनी लड़ाइयां पाकिस्तान और भारत के बीच में हुई हैं 47 के बाद, हर हमला पाकिस्तान की तरफ से आया है. हिंदुस्तान ने कोई हमला आपके ऊपर नहीं किया था. कश्मीर में 3 बार 71 में क्या हुआ था? कश्मीर में क्या हुआ था? और 70 साल लगे रहे. कश्मीर का 1 इंच भी भारत नहीं जाने देगा, चाहे आपको अच्छा ना लगे मेरा ये बोलना, लेकिन कोई भी मुल्क अपनी टेरिटरी ऐसे नहीं छोड़ेगा. बोलिए. आपकी टेरिटरी नहीं है वो, आपकी टेरिटरी है ही नहीं वो, इसलिए आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपको बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा कश्मीर को रिजॉल्व करने में, क्योंकि वो आपकी टेरिटरी शुरू से है ही नहीं. यू हैव नो राइट टू बी देयर. द पीपल ऑफ कश्मीर हैव रिजेक्टेड यू ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन. I think it's time for India to start living in the real world instead of the fantasy world that's being created by the mythologists of the RSS and the BJP. You're a wonderful country with so much potential. We look up to India. At least I do. I know a lot of Pakistanis don't, but I look up to India for all the wonderful things India is capable of doing. But I think you're really undermining your potential in India by continuing to insist. बात कीजिएगा. मैं आप जनरल कदियान आप इसका जवाब देना चाहेंगे? मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे से पहले आपका जवाब सुनना चाहूंगी. हाँ, मैं जवाब देता हूं. वही मैं कह रहा हूं, नजरिए का फर्क है. इस तरीके से आप कहते हैं कि कश्मीर आपका हिस्सा है ही नहीं. हमारे हिसाब से कश्मीर हमारे जो 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं उनका एक हिस्सा है. अगर इसमें दखल अंदाजी है, वो POK आपका हिस्सा नहीं है. देखिए, जब भारत आजादी आई, हमारे 560 के करीब अलग अलग रियासतें थी, सबको ये छूट दी गई थी, आप जिसके साथ मिलना चाहे मिलें. कश्मीर के किंग ने भारत के साथ एक्सीड किया है. आपके रेडर तो वो एक्सेशन से पहले ही आपके प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने, ये तो इतिहास कहता है, हिस्ट्री कहती है कि 12 सितंबर को आप लोगों ने रेडर छोड़ दिए थे, हुक्म दे दिया कि आप रेडर भेजो, कश्मीर में हमला करो. तो ये दखल कौन किस में कर रहा है, वो तो नजरिए की बात है. जनरल साहब ये तो कंटेस्टेड रहा है ना. यूनाइटेड नेशंस में तो आप ही गए थे ना, सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर तो आप ही ने हामी भरी थी ना. आइडिया तो आप ही का था ना सर. एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बताइएगा कि ये मसला तो ऑन गोइंग रहा है जब से पाकिस्तान बना है और इंशाल्लाह हमेशा कायम रहेगा. मगर अब जो इंटॉलरेंस की फिजा पूरे मुल्क में आपके फैल गई है, जो एक जुनूनी कैफियत हमें सरहदों पे नजर आ रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे, उसकी लॉजिक आप क्या देते हैं? एक छोटे से वक्फे के बाद स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए.
वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। ये तो सब जानते हैं, मानते हैं कि इक़्तिसादियत की जंग है खित्ते में। जब तक पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली न्यूट्रलाइज नहीं किया जाएगा, शायद भारत खित्ते में जो ग्रेट पावर स्टेटस अचीव करना चाहता है वो ना करे। लेकिन जनरल मुस्तफ़ा, आपकी जानिब आऊंगी। आपने सुना भारत से जनरल साहब को, वो कह रहे हैं कि ये नजरियात की जंग है और ये कायम रहेगी। सर, नजरियात की जंग तो कब से चली आ रही है, मगर वीव सीन और ये भी हम जानते हैं कि देयर इज नो अदर सोल्यूशन, कोई हल नहीं है एट द एंड ऑफ द डे जब तक आप टेबल पे नहीं बैठेंगे। तो इस मोदी सरकार के साथ चाहे सीज फायर को हम तहरीरी मुआहदा करना चाहें, कोई पैक्ट नया करना चाहें, वो तो सब होते नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, इशू मैं समझता हूं कि कश्मीर नहीं है सिर्फ, इसमें अफगानिस्तान भी है, इसमें ग्वादर भी है, और इसमें जो बात कर रहे थे जनरल कदर, मैं समझता हूँ वो ठीक कह रहे थे कि मसला उनकी नज़रियात का है। उनके जहन में एक ख्वाब है कि भारत को इंडियन ओशन का मास्टर होना चाहिए, भारत को इस रीजन का चौकीदार होना चाहिए, नंबरदार होना चाहिए, और बाकी सबको उसके ताबे होना चाहिए। और इसके अलावा उसका ये भी एक ख्वाब है कि पाकिस्तान को एक राहगुज़र के तौर पर अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना, और उसकी अपनी शराइत के ऊपर। तो जब आप इन सब को देखते हैं तो मुझे नहीं समझ आती कि भारत वालों को ये पता होगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल में फायरिंग से कश्मीर का मसला तो ख़त्म नहीं होगा, उससे ये अफगानिस्तान का मसला तो इससे हल नहीं हो जाएगा। इनका मसला ये है कि क्या हम पाकिस्तानी अपने तौर पर बड़ी क्लियर हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है और हम क्या कर रहे हैं। ये जो इंक्रीमेंटल जो इनकी है एस्केलेशन, ये शरारत इतनी आसान और इतनी सादा नहीं है कि हम इसको भूल जाएं। अब बात हो रही थी, मैं ये पूछना ये चाहूँगा कि जब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बनेगी तो क्या इस पॉलिसी में भारत के साथ ताल्लुकात एक तरफ से, भारत के कश्मीर के साथ मामलात हम दूसरी तरफ से, या अफगानिस्तान में मामलात तीसरी तरफ से देखेंगे? क्या अफगानिस्तान में कोई जी होश शख्स ये कह सकता है कि पाकिस्तान के बगैर अमन हो सकता है? मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें अपने तौर पर बड़ा वाज़ेह होना चाहिए, और हमारे अपनी जो खारजा पॉलिसी है इन सब को ये बिल्ड होना चाहिए कि पाकिस्तान को खुद कहाँ पे खड़ा होना है, उसके मुताबिक हमने पॉलिसी तरतीब देनी है। मुझे नहीं समझ आती कि सरताज साहब का इस हार्ट एशिया कॉन्फ्रेंस में ना जाने से पाकिस्तान को नुकसान क्या होगा। अभी ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं ना कि हम इसके ऊपर नजरसानी कर रहे हैं। सर, मगर जिस पॉलिसी का आप जिक्र कर रहे हैं, नवाज शरीफ तो बड़े क्लियर हैं। नवाज शरीफ द मिनट ही स्टेप्ड इनटू ऑफिस ही सेड कि भाई मैं बेहतरीन ताल्लुकात चाहता हूं तमाम तर पड़ोसी ममालिक के साथ, और उसके बाद भारत के साथ जितनी उन्होंने कोशिशें की हैं वो भी बगैर सोचे समझे या बगैर किसी वाज़ेह मकसद के वैसे बयानात देंगे, आप ये सोच रखेंगे तो आपके साथ वही होगा जो भारत ने किया है। जब वज़ीर आज़म पहली दफ़ा भारत तशरीफ़ ले गए थे, उस वक्त उनको रोका गया था कि ना जाइए आपको, और उस वक्त जो हमारे वज़ीर आज़म के साथ सलूक हुआ था, मैं आज तक उसको नहीं भूल सका कि मेरे वज़ीर आज़म को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसका जवाब उनका फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर नहीं दे रहा है इंडिया का, एक लो लेवल सेक्रेटरी आके जवाब दे रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के जवाब का। तो हम क्यों नहीं समझते कि भारत हमें कहाँ पे रखना चाहता है? हमें क्यों ये बात समझ नहीं आती? हम क्यों बार बार दौड़े चले जाते हैं उनकी तरफ? क्या वजह है कि हम ही बार बार क्यों कह रहे हैं कि जंग का खतरा है, जंग नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा? मोहसिन शाहनवाज, आपकी तरफ आऊंगी। जिन कमजोरियों को बयान कर रहे हैं जनरल साहब, इन अ नटशेल 3-4 सवाल हैं। सर, फॉरेन मिनिस्टर इस मुल्क के अंदर है नहीं, फॉरेन ऑफिस जो है वो एक पोस्ट ऑफिस का काम करता दिखाई दे रहा है। आप कश्मीर कमेटी क्या कर रही है उसके ऊपर नजरसानी आप नहीं कर रहे, और दूसरी जो आपने पार्लियामेंटेरियंस का एक वफ्द बनाया पूरे दुनिया में जाने के लिए कि कश्मीर का कॉज लेकर जाएं, उस वफ्द की उसका कैलिबर और स्टैंडर्ड क्या था? मैं आपको एक दफा दिखाना चाहूंगी, फिर जवाब दे दीजिए सर कि हम कितने पानी में। मुलायजा कीजिए। कश्मीर के हवाले से उमर अब्दुल्ला का मौक़िफ़ ठीक है या आसिया इंदिराबी का मौक़िफ़ ठीक है? मौक़िफ़ तो हर एक का अपना है, मौक़िफ़ इंसान है, कोई कुछ भी बोल सकता है। मकबूजा कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की सियासत, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, महबूबा मुफ्ती का अपना रोल है, देखिए उनको भी देखना चाहिए, और देख के और देखिए फैसले तो पाकिस्तान को करने होंगे। मैंने सवाल आपसे महबूबा मुफ्ती के बारे में किया है, महबूबा मुफ्ती के बारे में बताइए, उनकी सियासत को आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, उसका तो महबूबा मुफ्ती का मुझे ऐसा सही पता नहीं है, उसकी सियासत क्या है। ये तो बता दीजिए कि कश्मीर के मसले का हल लाहौर डिक्लेरेशन के तहत होना चाहिए, शिमला मुआहदे के तहत? शिमला को भी देखना चाहिए, और इसके अगर हल हो जाता है तो मेरे ख्याल में, अगर ये जो आपने कहा कि लाहौर डिक्लेरेशन, तो
تو اس پہ بھی اگر دیکھیں کہ کہیں سے بھی کشمیر بھائیوں کے لیے کوئی اچھائی اور اچھا رزلٹ نکلتا ہے. محسن شاہ نواز صاحب، یہ آپ کی گورنمنٹ نے وفد بنایا جو دنیا میں گئے ہیں. یہ وسان صاحب فرانس میں گئے، جن کو محبوبہ مفتی کا نہیں پتا، جن کو شملہ کا نہیں پتا، جن کو ادھر لاہور ڈیکلریشن کا نہیں پتا. دیکھ لوں گا، پڑھ لوں گا، جی پتہ نہیں ہے مجھے کون ہے، کیا ہو رہا ہے. سر یہ آپ کا کیلیبر ہے؟ دس از یور پرائرٹی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواب وسان جو ہے نا، ان کے ساتھ ایک اور بھی ہوں گے، یہ اس کو اسسٹ کر رہے ہوں گے. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ جو بندہ نواب سر یہ میرے ٹیکس کے پیسوں پہ گئے کیسے؟ مجھے ایشو یہ ہے آپ سے. بات تو ختم کر رہے تھے نا، آپ کے ملک کے پیسوں پر میں بھی گیا تھا ٹرکی کا انوائے بن کے. یہ میری سر یہ ان 20 ارکان میں سے ہیں جو 20 ممالک میں گئے ہیں. اب یہ میں انہی 22 میں سے ایک ہوں. یہ میری رپورٹ ہے جو کہ میں نے پورے فارن آفس میں سبمٹ کی، اور میں نے سیکرٹری فارن افیئرس کو کہا تھا کہ یہ رپورٹ پبلک کریں کہ ہم سے کیا کیا اگریمنٹ ہوئے. اور ہماری رپورٹ کے اور ہماری میٹنگز کے نتیجے میں جو یہاں پہ ٹرکش پریزیڈنٹ آئے ہیں اردوغان نے بھی وہی باتیں کی کہ ہم اس کو OIC میں بھی لے کے جائیں گے، ہم اس کو اپنی جنرل اسمبلی میں بھی لے کے جائیں گے، اور ہم اس کو یونائٹڈ نیشنز میں بھی لے کے جائیں گے. تو یہ ہم لوگوں کا تو بڑا سکسیسفل رہا ہے. اب آپ ان کی رپورٹ منگوا کے دیکھیں، آپ ایک دنیا ٹی وی کا ایک سلاٹ معذرت کے ساتھ آفٹر آپ نے کیلیبر اور سٹینڈرڈ دیکھا ہے اپنے وقت کا جو آپ نے بنایا ہے. I just want to know sir کہ اگر یہ آپ کا ذاتی بزنس ہوتا یا کوئی ذاتی کام ہوتا، آپ اسی طرح اٹھا کے کسی کو بھیج دیتے. It was very successful. اور اس کے اوپر ابھی آپ کی ایک پریس کانفرنس فارن آفس کرے گا. دیکھیں فارن منسٹر کی جگہ اگر ہمارے پاس ایڈوائزر ہے، ہمارے پاس پبلک ٹرانسپورٹ اٹیک ہو گئے، وہ بڑے تجربہ کار ہیں. ہمارے پاس پرائم منسٹر کے جتنے بھی ایڈوائزرز ہیں آن فارن افیئرز، فاطمی صاحب، یہ بڑے تجربہ کار ہیں اور بڑے صحیح طریقے سے معاملات کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ یہ دیکھیں، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے ایک نواب وسان کو آپ ہم پہ کرٹیسائز تو کر دیا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی کسی سکسیسفل بندے کا اٹھایا؟ آپ نے مشاہد حسین کو اٹھا کے دکھایا؟ نہیں، آپ میری بات سنیں. موزمبیق کا نہیں ہے فارن منسٹر. نہیں، مجھے نہیں پتا موزمبیق کا. ایک ملک بتا دیں جس کا فارن منسٹر نہیں ہے. شاید گینی بساؤ کا نہ ہو. یہ بھی ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف ہے. آپ اور ملکوں کو کیوں رگڑ رہے ہیں یار؟ یو ہیو بین پارٹ آف دا فارن آفس. سر مجھے بتائیے کہ آج فارن آفس کا کیلیبر کیا ہے، کتنا متحرک ہے؟ دیکھیے، جن اداروں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ان کو پوسٹ آفس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، ان کو ایسی جگہ سمجھا جاتا ہے جہاں پرانے دوستوں کو رکھنا جو ہے وہ اچھا سمجھا جاتا ہے. اور جس ایشو کو پرائم منسٹر بذات خود ایک ایسا ایشو سمجھیں کہ یہ ایک پنگ پونگ یا ٹیبل ٹینس کی بال ہے جو فوج کے ساتھ جب ضرورت ہو یا جب ٹینشن ہو تو اس کو استعمال کیا جا سکے، تو پھر جو حالات ہیں وہی سامنے آتے ہیں. میں حیران اور پریشان اس لیے تھا کیونکہ رانجھا صاحب ایک بہت ہی نفیس اور بہت ہی اچھے آدمی بھی ہیں اور ایک اپنے لوگوں کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، الیکشن جیت کے آئے. مجھے جینیونلی بہت پسند ہے. لیکن جو مجبور ان کے لیڈر نے ان کو کیا ہے، جس طرح ہمارے پی ٹی آئی میں دوست اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے مجبوری میں ان کو چیزیں کرنی پڑتی ہیں. سر ایک نٹشل میں بتائیں، یہ RSS یا BJP کی جنونیت ہے، انتہا پسندی ہے جو ہمیں اس دہانے پر لائی ہے، یا ہماری لیڈرشپ ہے اور لیک آف پالیسی ہے؟ دیکھیں، دو تین چیزیں ہیں. یا اٹس جسٹ ہینڈ اینڈ گلو. ہمارے ہاں کام بہت بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا اور ابھی بھی ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے، اور ہمیں تنقید میں 1 انچ نہیں چھوڑنا چاہیے. 24 گھنٹے میں لگا رہنا چاہیے اپنے وزیر اعظم سے، اپنی حکومت سے. ہمیں وہ دریافت اور وہ ڈیمانڈز کرنی چاہیے جو بنتی ہیں. لیکن ہندوستان کا رویہ جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. ایک طرف واقعی جنونیت ہے، مذہبی فرقہ واریت اور جو ہے شدت پسندی جو ہے ہندوستان کو اپنی مطلب ادھر آگ لگی ہوئی اس چیز کی. کون سی مائنورٹی آج اب سیف فیل کر رہی ہے ہندوستان؟ کوئی مائنورٹی ہندوستان میں فیل نہیں سیف کر رہی. لیکن یہ والا مسئلہ تو ہمارے ہاں بھی اوور ٹائم رہا ہے، تو اس لیے ہم اس میں نہیں جاتے. وہ تو اپنے آپ کو سیکولر اور ایک بیلنسڈ اور اوپن مائنڈڈ سوسائٹی کہتے تھے نا. مطلب زیادہ جھوٹے اور ہم کم جھوٹے، لیکن مطلب جھوٹ تو دونوں جگہ. لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جنونیت ہے ہندوستان میں اس وقت، ایک طرف جنونیت اور پاگل پناہ ہے، لیکن دوسری طرف بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے.
जनरल कदियान, आप जानते हैं कि हमारे लिए भारत एक इधर इलेक्शन इशू नहीं है, आपके मुल्क में पाकिस्तान इलेक्शन इशू होता है। इधर का जब पार्लियामेंटेरियन इस तरह भड़क रहा है तो आप इमेजिन तसव्वुर कर सकते हैं कि किस किस्म के जज्बात, किस नहज पे ला खड़क किया आपकी सरकार ने? तसव्वुर तो मैं बहुत कुछ करता हूँ मोहतरमा। जो आदमी आर्गुमेंट का वॉल्यूम बढ़ाते हैं वो जाहिर है कि उसमें डेप्थ की कमी है। मैं इसलिए कह रहा था, आप गुजरात की बात करते हो, आप कहीं और की बाबरी मस्जिद की बात करते हो। क्या मैं आपकी बात सुनूं भाई? जब क्या आपने हमारे पेशावर में हमारे बच्चों को स्कूल में मारा, इतनी तो हिम्मत नहीं है आप में बॉर्डर पे जंग छेड़ना प्रॉपर आर्मी पब्लिक स्कूल में आपने जो किया, क्या आप उससे इनकार करते हो? एक मिनट, मुझे क्यूरियोसिटी है, सुनने दीजिए। आप 1972 के आपके बोलने का वक्त गुजर गया। रहमान की रिपोर्ट पढ़िए, आपके आर्मी के बारे में उन्होंने क्या लिखा है। अगर आप मुझे मौका दे तो मैं पढ़ के सुना देता हूं उसका एक्सट्रैक्ट। उन्होंने कहा है कि देयर इज ए कंसेंसस ऑन द इंपेरेटिव नीड ऑफ ब्रिंगिंग टू बुक सीनियर आर्मी कमांडर्स हु हैव ब्रॉट disgrace and defeat to Pakistan by their subversion of the constitution. मैं इस जनरल की ये बकवास अपनी फौज के बारे में नहीं सुनूंगा। ये बकवास मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी फौज का गंदा चेहरा दिखाऊं? तुम अपनी फौज का गंदा चेहरा देखना चाहते हो? जाके कश्मीर में देखो तुम्हारी फौज करती क्या है। कश्मीर में निहत्ती खवातीन के साथ इज्तिमाई आबरूरेज़ी करती है तुम्हारी फौज। ये है तुम्हारे सूरमा, जिसमें हिम्मत नहीं है। रात के अंधेरे में आते हो और सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करते हो। सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करते हो तुम लोग। मैं कहता हूँ अल्लाह वो दिन पहले तो ना लाए, लेकिन लाए तो मेरी जिंदगी में लाए। मैं तुम्हें बताऊं हिंदुस्तान के कितने टुकड़े हो जाने हैं अगर तुमने अपनी हरकतों से बात किया। और कश्मीर का भी बता दूं, तुम्हारी जिंदगी में कश्मीर का मसला इंशाल्लाह फैसला हल करा के देंगे। कश्मीर इंशाल्लाह तुमसे काट के दिखाएंगे, क्योंकि हमारा हिस्सा है, हमारी शहरग है। और इसको मोहम्मद अली जिन्ना अपनी गंदी जबान से मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान का नाम भी मत लो। तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू लेके गया था इसको। मेरी राय कश्मीर के बारे में, और तुम्हारे लिए मेरे जैसा सिविलियन ही काफी है। तुम पे मैं अपना मुल्क का जर्नैल वगैरह जाया नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए मेरे जैसा सिविलियन और 10 एक प्रधान काफी है। मशहूर गजल की 2 लाइनें हैं। उन्होंने कहा है तुम जैसे जो है ना दाल और जर्नैल जो है ना, जो मौत से डरते हो। देखो तुम्हें तो मरने के बाद जमीन भी नसीब नहीं होती, तुम तो हवा में उड़ जाते हो। आप ये ख्वाब छोड़ दीजिए, आ जाओ ना मैदान में जरा। पता नहीं कितने 30 साल तुम पे हिंदुस्तान ने अपना पैसा जाया किया है। तुम्हारे लिए मैं अकेला काफी हूँ। मैं कोई ट्रेन नहीं हूँ, लेकिन तुम जैसे 10 के लिए काफी हूँ। मुझे मौका दीजिए, क्योंकि और मेरे जैसे पुख्तों ने आजाद किया था कश्मीर। फौज की जरूरत ही नहीं है हमें। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें ये तुम्हारा हिंदुस्तान जो है ना, इसके हिस्से गिनते हुए तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के सारे साल गुजर जाएंगे। थे उसी दिन आपके लोग कारगिल में घुसे हुए थे। ये तो भरोसा किस पर करेंगे? जाके कारगिल में जो तुम्हारे साथ हमारे कर्नल शेर ने किया था ना, कर्नल शेर ने, तुम अक्सर अपने हिंदुस्तान में बैठ के कहते हो ना, घुस के मारने वाले को कर्नल शेर शहीद कहते हैं। तुम्हारे जैसे नहीं हो डरपोक। फिर आप वापस क्यों? मारने वाले को कर्नल शेर खान कहते हैं। वापस नहीं ली, वो भी हमको दफनानी पड़ी। ओ भाई, हम तो हैं ही शहीदों की उम्मत। हमें तो फख्र है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के वारिस हैं हम। तुम किसके वारिस हो? राजा दायर के वारिस हो? किसके बारे में? मुझे एक सवाल पूछना है। जनरल कदियान, हमारे वो जनरल साहब को बात ही नहीं करनी। जनरल कदियान की जरूरत वैसे नहीं है, तुम लोगों के लिए हम काफी हैं। जनरल कदियान, इंडियन NIA चीफ ने क्लीन चिट दी पठानकोट के ऊपर पाकिस्तान को। आपने अपना नी जर्क रिएक्शन दिया पठानकोट के बाद कि ये पाकिस्तान है, ये ISI है। आपको तो हमला हो रहा था और तब पता चल गया कि भाई ये किधर से हो रहा है, ये इतना बड़ा मंसूबा है। पहले आप 3 घंटे में क्लीन हो गया, उसके बाद 3 दिन लगे आपको क्लीन करने के अंदर। मसूद अजहर का नाम आपने नीजक रिएक्शन एकदम दे दिया। आपके मसूद अजहर का नाम ना ले, वहां उनके खाता खराब, रात को नींद नहीं आएगी। आपके मसूद अजहर, हाफिज सईद का नाम ना ले। ये बात सुनने वाले लोग नहीं है, ये डंडे को समझने वाले लोग हैं। मेयर बुखारी साहब, आप पढ़ी लिखी खातून है, किसके साथ आप किसको ले आई हैं? ये हिंदुस्तानी फौजी डंडे की जबान समझते हैं, और डंडा भी वो जो पख्तून मारे। हमारी फौज इतनी गई गुजरी नहीं है जो इनसे लड़े। हमारी कांग्रेस के सरकार में बहुत साल है, आप बीजेपी को ब्लेम कर रहे हो। कांग्रेस की सरकार रही उस वक्त। क्या सुनूं मैं, जिसको इतना होश नहीं है कि तुम्हारी फौज जो कश्मीर में कर रही है। बुरहान मुजफ्फर वानी, वो बच्चा जो था, एक बच्चे से तुम डर गए, एक 25 साल के बच्चे से तुम डर गए। अली एक सेकंड,
ایک سیکنڈ میں اپنا جنرل صاحب لیول ڈبیٹ کا اتنا نیچے نہیں لانا چاہ رہا کہ میں چلانا شروع آپ کا لیول مجھے معلوم ہے, آپ کا لیول مجھے معلوم ہے. بتاؤں میں امرتسر میں آپ کا لیول کیا ہے؟ بوٹ پہن کے آپ امرتسر میں بوٹ پہن کے آپ سکھوں کی عبادت گاہوں میں گئے, گولڈن ٹیمپل کے ساتھ جو آپ نے کیا وہاں پہ, صرف مسلمان نہیں آپ سے تو یار میں آپ کو کیا کہوں, ہندوستان میں کوئی زندہ سر ایسا نہیں ہے جس کا آپ نے سر نہ کچلاؤ, جس کی مذہبی اخلاقی روایات کی آپ نے دھجیاں نہ اڑائی ہوں. نیکزلائٹس کا میں آپ کو کیا کہوں, آپ کو میں بہت بہت شکریہ, دلتس کے ساتھ جو آپ نے کیا وہاں پہ میں آپ کو کیا کہوں. اور بھائی تمہارے لیے میں ہی کافی ہوں یار, تمہارے لیے میں ہی کافی ہوں. تم اپنی وہ پرانی وردی جھاڑ کے پہن لو, میں اس سویلین کپڑوں میں تیرے سے لڑنے آؤں گا. یہ میں پہن دوں اپنا کالا کوٹ, ویسے میں وکیل ہوں, میں کوئی پاگل نہیں ہوں, لیکن تم جیسے پاگلوں کو ڈیل کرنا مجھے بھی آتا ہے اور ہر پاکستانی کو آتا ہے. یاد ہے 1965 میں لاہوری نے کیا کیا تھا تم لوگوں کے ساتھ؟ تم لوگوں کے ایک لاہوری کافی ہے یار, ایک لاہور کافی ہے. اچھا مجھے ہیو ٹو ریپ اپ. علی خاموش, پانی پیئیں جنرل, پانی اس کو پلائیں, مجھے تو بڑے عرصے بعد میرا شکار آتا ہے. جنرل یہ کریں مشرف زیدی, نہیں اس کو بھیجیں رات کے اس وقت میں بڑا ریلیکس, میرے ویسے میں بڑا آج ریلیکس ہوا, بڑا میرے جذبات آج مزہ آیا مجھے. ویسے میرا ارمان تھا سامنے ہوتے آپ, جنرل صاحب سامنے ہوتے آپ, ایک جنرل پاکستانی کی طاقت میں بتاتا, میرے سورما تم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے, اور شہادت سے مت ڈراؤ. ایک سیکنڈ ٹائم ہم شہید ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ہمیں شہادت سے ڈراتے ہو. حضرت عثمان غنی, حضرت امیر حمزہ, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے وارثوں کو شہادت سے ڈراتے ہو. بہت شکریہ تمام تر مہمانوں کا, بہت بہت شکریہ تمام تر مہمانوں کا. آج کے لیے اتنا ہی. انفارچونیٹ اس نہج پہ چلی گئی ہے کہ جذبات دونوں طرف سے عروج پہ ہیں. دس ہیز ٹو اسٹاپ سم ویئر. نی جرک ریاکشنز بھی رکنے چاہیے کہ اڑی کی تفتیش سے پہلے آپ نے کہہ دیا کہ یہ لشکر طیبہ ہے, پٹھان کوٹ کی تفتیش سے پہلے آپ نے کہہ دیا مسعود اظہر ہے, آپ کے اپنے مسلمان تفتیشی افسر جو ہیں ادھر کے وہ مارے گئے, آپ کے اپنے NIA نے کلین چٹ دی پاکستان کو. دس ہیز ٹو اسٹاپ سم ویئر. پاکستان کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا, اپنی پالیسی پہ کلیئرٹی ویژن کے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.